ये जो आज की कहानी है ये है साल 2020 की, जब कोविड ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना कहर ढा रखा था। और आज की जो ये कहानी है ये है राजस्थान के भरतपुर की। भरतपुर एक छोटा सा गांव है राजस्थान में, जहाँ पर की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स थे एंड बहुत सारे सुपरवाइजर्स भी थे। ऐसे ही एक वर्कर था जिसका नाम था मुकेश कुमार जायसवाल। एंड ये जो नेम है ये एक मेड अप नेम है, मैं आपको रियल नेम नहीं बता रहा हूँ प्राइवेसी के कारण की वजह से। सो मैं आपको ना मुकेश करके ही अब आगे कहानी में जितनी भी बार इसको बताऊंगा वो मुकेश के नाम से ही बताऊंगा। अब जो मुकेश का परिवार था वो राजस्थान के भरतपुर में था एंड भरतपुर से भी थोड़ी दूर था इनका छोटा मोटा एक घर था। और जो मुकेश का परिवार था उसमें उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। और मुकेश एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था एंड जो भी उससे इनकम होती थी ना, उसकी जो भी सैलरी आती थी उससे उसका घर के खर्चे चलते थे, उसका पूरा घर चलता था उस खर्चे से। अभी तक इसके परिवार का जो गुजारा था वो थोड़ा ठीक ठीक हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड आता है यानी कि कोरोना वायरस आता है साल 2020 में, तो कोविड की वजह से इनकी जो जिंदगी थी उसमें बहुत ही बड़ा एक बदलाव आया। लोगों को अपने घर में रहना पड़ रहा था क्योंकि बाहर लॉकडाउन लगा हुआ था। एंड इसी लॉकडाउन की वजह से सारी फैक्ट्रीज, सारी जितनी भी शॉप्स थी, सब कुछ ना पूरा मार्केट क्लोज हो रखा था। कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए लोग काम भी नहीं कर पा रहे थे। अब जितने भी नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयज थे या फिर जो वर्कर्स थे जो कि डेली इनकम कमाते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था गुजारा करना। आखिर वो कमाएंगे कैसे? अब शुरू में तो इसमें जो कोविड का जो फेज था पहला, उसमें काफी सारे लोगों ने इंसानियत भी दिखाई। जो भरतपुर की इस फैक्ट्री का मालिक था उसने भी शुरू के महीनों में अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, जबकि वहां पर कोई आ नहीं रहा था। उन्हें शुरू में पता नहीं था कि लॉकडाउन कितना लंबा रहने वाला है एंड जब तक उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं सभी को सैलरी दूंगा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी कि लॉकडाउन कब तक लगेगा एंड कितना लंबा लॉकडाउन चलने वाला है। उनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ये 2 से 4 महीने की बात होगी। अब खैर जो फैक्ट्री थी उनकी वो बंद हो चुकी थी एंड जितने भी वर्कर्स थे ना, सारे जो छोटे छोटे शहरों से आते थे, उन्हें बोल दिया गया कि अपने घर वापस चले जाओ। बट खैर जो ओनर था फैक्ट्री का, उसने अपने वादे के मुताबिक सबको सैलरी मंथली दी थी। लेकिन अब जो लॉकडाउन था वो कोविड की वजह से बढ़ता ही जा रहा था एंड लॉकडाउन खुलने की ना कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और अब जो फैक्ट्री का मालिक था वो भी सोचने लग गया कि इतने सारे पैसे मैं दूं तो दूं कैसे, इसलिए उसने फैक्ट्री को बंद कर दिया। जो डेली वेज वर्कर्स थे उनका जो थोड़ा बहुत गुजारा था वो शुरू के दिनों में लोगों से उधारी लेकर चल गया। कभी किसी रिश्तेदार ने उनकी मदद कर दी। और ये जो किस्सा चल रहा था मिडिल क्लास लाखों परिवारों का, ये भी मुकेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसका भी घर जो था वो जैसे तैसे कर कर कोविड में चल रहा था। अब जो इसका परिवार था, इसने जो कोरोना काल था या फिर कोविड का जो पीरियड था, जो लॉकडाउन था, उसको इन्होंने काट लिया एंड अब धीरे धीरे ना सारे काम वापस से खुलने लग गए। सारी जितनी फैक्ट्रीज थी वो ओपन होने लग गई थी। अब धीरे धीरे जैसे ही सरकार के ऑर्डर्स आने लगे, सारे शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे। बाकी सारे काम जितनी मार्केट थी ना अब बंद नहीं थी, अब वो सब खुलने लगे थे। एंड इसी के बीच जो भरतपुर की फैक्ट्री थी ये भी खुल चुकी थी एंड जितने भी वर्कर्स थे यहाँ के वो सारे वापस काम पर लौट गए एंड मुकेश भी बिल्कुल उन्हीं की तरह अपनी फैक्ट्री पर काम पर वापस लौट आया। फैक्ट्री में लोग काम करते थे मुकेश के साथ, जहाँ पर मुकेश काम करता था। उनको मुकेश का जो व्यवहार था या फिर जो भी उसका नेचर था वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो उन्हें एक बहुत ज्यादा हंसमुख और मिलनसार आदमी लगता था। जो उसके कलीग्स से उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार से बात करता था। कभी कभी तो अपनी हंसी वाली बातों से उनका मूड भी अच्छा कर दिया करता था। और इसी सब खासियत की वजह से लोग जो थे वो उसकी इज्जत भी करते थे। पर जब इस बार मुकेश काम पर वापस आया था तो लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि जो उसका व्यवहार था वो बहुत ज्यादा बदला हुआ था। लेकिन फिर भी लोगों ने ये सोचा कि कोरोना काल की वजह से लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, इसलिए शायद मुकेश ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी एंड इसी की वजह से इतना ज़्यादा अपसेट सा लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा है। अब ये उन लोगों को उतना ही ज़्यादा हंसमुख और मिलनसार मुकेश नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई अलग ही आदमी है। एंड अब तो मुकेश ओवर टाइम भी करने लग गया था। जो उस फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो अपनी ड्यूटी के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे, लेकिन जो मुकेश था वो थकता ही नहीं था। वो अपनी शिफ्ट के बाद ओवर टाइम भी करता था। ऐसा लगता था जैसे कि वो थकना भूल ही गया हो। उस पूरी फैक्ट्री में मुकेश ही ऐसा इकलौता इंसान था जो कि अपनी मर्जी से ओवर टाइम कर रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उस फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा कि तुम दिन में अपनी ड्यूटी करते हो और रात में ओवरटाइम करते हो, तो क्या तुम थकते नहीं हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो मुकेश ने उन्हें हंसकर कहा कि साहब अब मुझे नींद नहीं आती, मेरे नसीब में अब सोना कहाँ लिखा है। उस मैनेजर ने सोचा कि शायद घर की जिम्मेदारियां और खर्चों की वजह से मुकेश ऐसा हो गया है।
और ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जो मुकेश के कलीग्स थे, उसके साथ काम करने वाले लोग थे, वो ये चीज़ नोटिस करते थे कि जो मुकेश है वो काम करते करते अपने आप ही एकदम से गायब हो जाता है। और वो लोग जब मुकेश से पूछते थे कि तुम आखिरकार गए कहाँ थे, काम के बीच में तुम चले कहाँ गए थे, तो मुकेश उनसे बोलता है कि मैं कुछ बाहर टहलने के लिए गया था। लेकिन हैरानी करने वाली बात ये थी कि किसी ने भी मुकेश को फैक्ट्री से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। नॉट इवन जो गार्ड था उसने भी मुकेश को फैक्ट्री से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। एंड ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। और उन सब लोगों को लगता था कि मुकेश झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुकेश के चलने की आहट जब वो बाहर जाता था तो उन लोगों को आती ही नहीं थी कि कब वो वापस जा रहा है और कब वापस आ रहा है। और एक दिन तो इतनी ज़्यादा अजीब बात होती है, सारे वर्कर्स फैक्ट्री के रात को अपनी ड्यूटी कर चुके थे, तो मुकेश वहाँ पर अपना ओवर टाइम कर रहा था। और नाइट ड्यूटी कर रहे वहाँ के गार्ड को किसी काम से फैक्ट्री के अंदर आना पड़ा। जब वो अंदर आया तो उसने ये देखा कि जिस कुर्सी पर बैठकर मुकेश अपना काम करता था, उसी कुर्सी पर एक लंबा चौड़ा कदकाठी वाला आदमी लेटा हुआ है। और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नज़ारा देखकर गार्ड बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुकेश की जो कद काठी थी उसके मुकाबले वो इंसान 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा था। गार्ड वहाँ से चीखता हुआ फैक्ट्री से बाहर आया और उसने ये सारी बात मैनेजर को बताई कि मुकेश अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ है। लेकिन वह मुकेश नहीं है। मैनेजर को गार्ड की बात पर यकीन नहीं हुआ। इस बात को पुख्ता करने के लिए मैनेजर उस गार्ड के साथ वहाँ पर अंदर गया। और जब वो अंदर गया तो मैनेजर ने ये देखा कि कुर्सी पर मुकेश ही लेटा था। उसने वो गार्ड को डांटा कि क्या तुम रात को पीकर आए हो अपनी शिफ्ट पर। कहता है कि ये देखो, ये सिर्फ मुकेश है और एकदम सही सलामत है। गार्ड को ये लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। और धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 1 महीना बीत गया। मुकेश को काम करते हुए अब सैलरी मिलने का टाइम आया था। मुकेश की सिर्फ नॉर्मल ड्यूटी की सैलरी नहीं आनी थी, उसका ओवर टाइम भी आना था। उसे अब महीने की 7 तारीख को सैलरी मिलने वाली थी। और मुकेश ने 6 तारीख तक की नाइट ड्यूटी की। और अगले ही दिन यानी कि 7 तारीख को मुकेश वहाँ से गायब हो गया। उस दिन वहाँ पर आया ही नहीं अपनी सैलरी लेने, जिस पैसे के लिए वो दिन रात काम कर रहा था वहाँ पर अपना खून पसीना एक करके। और जब पैसे लेने का टाइम आया तो मुकेश वहाँ से गायब था। जब मुकेश वहाँ से गायब हुआ तो सारे मैनेजर को, सुपरवाइजर्स को और सारे वर्कर्स को उसके लगा कि मुकेश शायद थक गया होगा। इतना ज़्यादा ओवर टाइम और डे ड्यूटी करते हुए भी तो मुकेश शायद थक गया होगा, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया है। लेकिन अगले 8-10 दिन बीत गए। मुकेश अब तक फैक्ट्री में आया ही नहीं था अपनी सैलरी लेने, और न ही किसी ने भी उसको देखा आसपास। ये चीज़ देखकर सब लोगों को ना बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि बिना सैलरी लिए और बिना किसी को बताए कि वो कहाँ जा रहा है, मुकेश गायब कैसे हो सकता है। सबने सोचा कि हो सकता है कि उसके गांव में उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो। लेकिन ऐसा भी क्या ज़रूरी काम कि अपनी सैलरी ही नहीं ले जाए, जिसके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा था, ओवर टाइम कर रहा था। और उन्हें लगा कि शायद इसीलिए वो बिना बताए गाँव चले गया, कुछ इमरजेंसी के कारण। और ये बात ना अब सबको खटकने लग गई थी, सबके दिमाग में ये चीज़ असर कर रही थी। और मैनेजर के जरिए ना ये बात उस फैक्ट्री के ओनर तक पहुंची। उस तो फैक्ट्री के ओनर ने ये कहा कि क्या मुकेश को कुछ हो तो नहीं गया होगा, आप लोगों को ये चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए एंड उसके हक का पैसा उसे देना चाहिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि वो कभी गायब हो गया ऐसे बिना बताए, वो भी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सिंसियर वर्कर था मुकेश। जो फैक्ट्री का ओनर था उन्होंने मैनेजर को मुकेश की सैलरी हाथों में पकड़ा दी एंड बोला कि उसके घर जाकर ये सैलरी उसे देकर आओ। मुकेश की जो सैलरी और ओवर टाइम थी ना, उसको मिलाकर दोनों पैसे जो थे उसके 50,000 बन रहे थे। 30,000 उसकी नॉर्मल सैलरी थी एंड 20,000 रुपये का उसने ओवर टाइम किया था। तो जो ओनर था उन्होंने मैनेजर को टोटल 50,000 रुपीज़ पकड़ा दिए। ओनर ने मैनेजर से ये कहा कि वो मुकेश से जाकर बोले कि काम पर जल्दी लौटे। एंड अगले ही दिन मैनेजर और उसके कुछ दोस्त उठते हैं एंड मुकेश के गांव पहुंच जाते हैं उसके घर पर। एंड जब उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक औरत दिखती है जो कि अपने 2 बच्चों के साथ वहां पर बैठी हुई थी। तो मैनेजर उससे कहता है कि मुकेश कहाँ पर है। इस पर जो महिला है ना, वो बैठी थी औरत, वो मैनेजर की तरफ देखती है एंड हाँ, ये मुकेश की वाइफ ही थी। मैनेजर उससे बार बार पूछता है कि मुकेश कहाँ है, मुकेश कहाँ है, कि वो अपने वहाँ पर फैक्ट्री पर काफ़ी टाइम से नहीं आया। तो उसकी जो वाइफ थी वो मैनेजर से अगले जो शब्द बोलती हैं वो सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। उसकी जो वाइफ होती है वो मैनेजर से ये कहती हैं कि मुकेश को मरे हुए तो 1 महीना हो चुका है। पिछले महीने जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मुकेश को ना कोरोना हो गया था
एंड हमारे पास ना इतने, ये सिक्योरिटी वाला जो हमारा रात को डंडा बजाता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, इसको भी ज़रूर तभी डंडा बजाना है। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करता है। उसकी जो बीवी थी वो ये बताती है कि जो मुकेश था उसको लास्ट टाइम पर ना कोरोना हो गया था, एंड हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका हम ढंग से इलाज करवा पाए, एंड मुकेश ना हॉस्पिटल में ही मर गया था। एंड उसके बाद हमने उसका दाह संस्कार और जितना भी क्रियाकर्म था वो हमने करवा दिया है। मैनेजर एकदम शॉक हो जाता है। वो ये कहता है कि आप ये क्या बात कर रही हैं, मुकेश तो पिछले महीने पूरा हमारे यहाँ काम करके गया, बल्कि डे ड्यूटी तो करता ही था, वो रात को ओवर टाइम करके भी हमारे यहाँ से गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुकेश मर गया हो। उसे सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, उसे पूरी फैक्ट्री ने देखा है। तो उसकी बीवी कहती है कि आपको कुछ ना कुछ तो गलतफहमी हो गई है, या तो फिर वहाँ पर कोई मुकेश जैसा दिखने वाला कोई और आदमी वहाँ पर काम कर रहा होगा। लेकिन जो मैनेजर था उसने उसकी बीवी को बताया कि वो मुकेश का ना 23 साल से दोस्त है, एक अच्छा खासा दोस्त। तो उसे इतना तो यकीन है कि जो वो आदमी था वो मुकेश ही था, कोई और नहीं था। और वो ये कहता है कि चलो एक आदमी की आंखें तो धोखा खा सकती हैं, बट क्या पूरी फैक्ट्री की आंखें धोखा खा सकती हैं? मैं मुकेश को उसकी आवाज़ और उसके अंदाज से पहचानता हूँ। और अब मैनेजर को, जो मुकेश की बीवी थी, उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उनके दोनों बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि अब पापा नहीं रहे। और मैनेजर के साथ साथ उनके जो साथी थे वो भी ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थे कि मुकेश अब मर चुका है। अगर मुकेश मर चुका है तो वो जो फैक्ट्री में काम कर रहा था 1 महीने से, डे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम, तो वो कौन था? असली सवाल तो ये था। उसके बाद मैनेजर का दिमाग फिर गया एंड उसने उनकी बीवी को बोला कि मुकेश ने हमारे यहाँ पिछले 1 महीने काम किया है, एंड मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मेरा काम इतना है कि मैं आपको इस सैलरी पकड़ा कर जाऊँ उसकी। जो उनकी सैलरी थी वो 35,000 बनती थी, यानी कि 35,000 रुपये। एंड बताता है कि मुकेश ने ना ओवरनाइट काम भी किया था या ओवर टाइम काम भी किया था, तो उसके 20,000 और बनते हैं। एंड जैसे ही वो सैलरी का जो लिफाफा होता है वो उसकी बीवी को पकड़ाता है, तो मुकेश की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो ये बताती है कि कुछ दिन पहले ना मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, एंड जो हमारे पास थोड़े बहुत फंड्स बचे थे, जो मुकेश की प्रीवियस सैलरी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी इसके इलाज में। एंड हाँ, मैं अब, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक अकेली मदर हूँ, तो मुझे ना कुछ अपना काम करने की ज़रूरत थी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। एंड मैंने थोड़े ही दिन पहले बोला था कि कहीं से भी मुझे अगर 50,000 रुपये मिल जाते तो मैं एक छोटी सी किराना शॉप खोल लेती अपनी। ये चीज़ सुनकर मैनेजर की भी आंख में आंसू आने लगे। जो 1 महीना वहाँ पर काम करके गया, क्या वो मुकेश का भूत था? क्या भूत सच में होते हैं या फिर ये सिर्फ एक बनावटी कहानी है? ये तो आपको तय करना है कि आप इन कहानियों में कितना विश्वास करते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है या फिर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, इंडिया की, बाहर की, थोड़े ऐसे अर्बन लेजेंड्स, यानी कि किंवदंतु कहते हैं अर्बन लेजेंड्स को हिंदी में, अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है या फिर आपके पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि रियल है एंड आपकी अपनी हॉरर स्टोरी है, वो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उसको, तो आप ना हमें एक ईमेल पे अपनी स्टोरी भेज सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में उस ईमेल के बारे में पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर नैरेट करने की। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।